मेरिस्टेम की बात करें तो इंटरकैलरी मतलब बीच बीच में, इंटरकैलरी मतलब बीच बीच में। इधर देखिए ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, ये यहाँ नोड बना, ये आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर नोड बना, यहां से निकली लीफ, ये लीफ निकल गई। क्लियर? अब ढंग से सुनना बेटा, ये है इंटरनोड, इस इंटरनोड के अंदर यहाँ एपिडर्मिस होगी, यहाँ वेस्कुलर सिस्टम होगा, कोर्टेक्स होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इन्हीं परमानेंट सेल के बीच बीच जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो परमानेंट सेल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल भी होगा, एपिडर्मिस भी होगा, जनरल कोर्टेक्स भी होगा, मतलब परमानेंट सेल। इन परमानेंट सेल के बीच बीच में, इन परमानेंट सेल के बीच बीच में कुछ मेरिस्मेटिक सेल रिमेनिंग रह गई है, कुछ सेल रिमेनिंग हो गई है, मेरिस्मेटिक सेल रह गई है, वो परमानेंट में कन्वर्ट नहीं, मेरिस्मेटिक हो गई, मेरिस्मेटिक ही अभी। तो यहाँ पर मेरिस्मेटिक सेल है, तो ये मेरिस्टेम रीजन है। कहाँ का वाला रीजन है? बिटवीन परमानेंट सेल। तो ऐसी मेरिस्मेटिक सेल जो परमानेंट सेल के बीच बीच में रह गई है उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ढंग से सुनना, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम एग्जैक्ट में रिमेनिंग पार्ट है किसका? एपिकल मेरिस्टेम का, जो परमानेंट सेल में अभी रह गया है, परमानेंट नहीं हुआ। क्लियर है? अगर यहां पर तुम एग्जांपल देख रहे हो तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो परमानेंट सेल के बीच बीच में मिल रहा है, वो कहां मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है इंटरनोड के बेस में। किसके बेस में बेटा? इंटरनोड के बेस में, क्योंकि ये इंटरनोड है और ये इंटरनोड का बेस। तो हमें कुछ इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें इंटरनोड के बेस में देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये हमें लीफ बेस में देखने को मिलते हैं, कुछ प्लांट के अंदर हमें ये लीफ बेस के अंदर देखने को मिलते हैं। वहां भी परमानेंट सेल के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ हमें वहां देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट में तो नोड के बेस में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इंटरनोड के बेस में और लीफ बेस में हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं, परमानेंट सेल के बीच बीच में देखने को मिलते हैं, एपिकल पोर्शन का, एपिकल मेरिस्टेम का रिमेनिंग पार्ट है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बनता है, स्टार्टिंग में ही बन जाता है। अक्रेस बिटवीन द मैच्योर टिश्यू मतलब परमानेंट, प्रेजेंट इन द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर इंटरनोड के बेस में मिलता है, जो पहला वाला एग्जांपल लिया था। ग्रास, बेम्बो, शुगर केन, ये सब क्या है? मोनोकोट है। एंड द बेस ऑफ लीफ के बेस में भी मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मेंट हुआ करता है, लेकिन नहीं करना याद। दे अकर इन ग्रास एंड रीजनरेशन पार्ट रिमूव बाय द ग्राजिंग फोर्स। इस लाइन को समझिए, एनसीईआरटी की लाइन है। इधर देखिए, चारा खाने वाले जो है बेटा, ओइज आ रही है, ऑडियो आ रहा है, ऑडियो स्लाइड, चेहरा वेरा जो भी है, गंदा चेहरा हो या स्मार्ट चेहरा हो, आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, सब क्लियर बेटा, सब क्लियर है ना? सब क्लियर। जिसकी दिक्कत आ रही है चेक करो भाई, कनेक्शन चेक करो ना, टेक्नीशियन बुलाओ। इधर देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये एपिकल पोर्शन है, ग्रास की बात कर रहे हैं, मोनोकोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नीरज चोपड़ा कौन? इधर देखो, ये हम ग्रास की बात कर रहे हैं, ग्रास के अंदर भी नोड और इंटरनोड होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नोड इंटरनोड है और यहाँ पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है बताइए? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी हो या कैलरी हो, लेकिन मेरिस्टेम तो है। अरे मेरिस्टेम तो है, मतलब डिवीजन तो करेगा, नंबर तो बढ़ाएगा। और ये एपिकल पोर्शन, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल पोर्शन इसकी ग्रोथ कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। अब मान लीजिए कोई आ जाए, यहां पर आ गई काऊ, आ गई,
ये काव आ गया, अस्नामत असे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ये काव आ गए, इस काव ने, इस गाय ने इस घास को खा लिया। वो घास को खाने के बाद इसका एपिकल पोर्शन गायब हो गया, एपिकल पोर्शन गायब हो गया। सिर्फ यहां पर बचा कौन, यहां पर बचा कौन, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। क्या बचा बेटा, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। यहां भी होगा इंटरकेलरी मेरिस्टेम, परमानेंट सेल के बीच बीच में सिर्फ इंटरकेलरी मेरिस्टेम बचा। अब एपिकल पोर्शन गया कहां गया, ये एपिकल पोर्शन इसके पेट में। बेटा वैष्णवी अपना कनेक्शन चेक करो बेटा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तुम ना स्पीड देख लिया करो अपने नेट की, ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे स्पीड मेजर कर सकते हो तुम लोग अपनी स्पीड। अगर अपनी स्पीड डाउन हो रही है मतलब दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद अब बताइए एपिकल पोर्शन तो अंदर चला गया, अब ग्रोथ कौन करवाएगा, दिक्कत आ गई ना। तो वहां पर ये क्या करेगा कि इसको खाने के बाद जब ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहां पर आ गया, टिप में आ गया। अब यही इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, यही इंटर कैलोरी मेरिस्टेम अब किसकी तरह काम करने लग जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम की तरह, और फिर ग्रोथ करने लग जाएगा। और ये फिर वापस ग्रोथ करने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। तो बताइए अगर ये ग्रोथ करने लग जाता, अगर ये ग्रोथ करने लग गया, लेंथ बढ़ाने लग गया, तो तुमने देखा होगा कि ग्रास को कोई जानवर खा जाता है, कोई एनिमल खा जाता है, तो वापस वो बन जाती है। तो वापस रीजनरेट होने के पीछे कौन सा मेरिस्टेम है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। क्लियर। दे अकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द गार्जिंग हार्वी। जो पार्ट एपिकल पोर्शन उन्होंने खत्म किया है, ग्राजिंग हार्विवोरस जो प्लांट जो है उन्होंने जो खत्म किया था, उसको वापस रीजनरेट करने का काम इंटरकेलरी मेरिस्टेम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक अब भाई जड़ से ही नहीं खाएगा, जड़ से खाएगा तो प्लांट खत्म हो जाएगा। सर वो भी खा ले, पूरा खा ले सर सोइल भी खा ले, जहां ग्रो कराता है उसको खड्डा खोद के खा ले सर। चले अब बात करते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने बनाया स्टेम, ठीक है। अब स्टेम के लेटरल साइड में बोला पेरिफेरल रीजन पर, पेरिफेरल रीजन पर जो मेरिस्टेम मिलता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम दो तरह के मेरिस्टेम होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम अर्ली प्लांट की ग्रोथ के टाइम भी मिलता है, और जब डायमीटर इंक्रीज होता है तब भी मिलता है। तो लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की स्टार्टिंग ग्रोथ में भी मिलता है, और लेट जो ग्रोथ होती है उसके अंदर भी हमें लेटरल मेरिस्टेम मिलता है। तो लेटरल स्टेम अर्ली में मिल रहा है तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम भी होगा और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम भी होगा। लेकिन जनरली लेटरल मेरिस्टेम में हमें सेकेंडरी देखने को मिलता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा। अगर बहुत ऑप्शन है तो बहुत जाएगा, लेकिन बहुत ऑप्शन नहीं है तो फिर सेकेंडरी लेट जाएगा, क्योंकि लेटरल ओरिजिन पे दोनों टाइप का है, लेकिन मेनली कौन सा है, सेकेंडरी है। तो लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ भी करवा सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी करवा सकता है, लेकिन मेनली सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। क्लियर बनाते हैं। अब यहां पर देखिए प्राइमरी के एग्जांपल भी है और सेकेंडरी के एग्जांपल भी है, प्राइमरी के एग्जांपल भी है और सेकेंडरी के एग्जांपल भी है। ये एग्जांपल अभी याद नहीं करना, जब हम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जांपल सब आएंगे। इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम भी आएगी, पेसिकुलर कैम्बियम भी आएगी, सब आएगा, क्योंकि छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, पढ़ेंगे हम। तो अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो परेशान मत होना। अभी तो मैं उस लाइन को क्लियर कर रहा हूं जो एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी ओरिजिन में भी है और सेकेंडरी ओरिजिन में भी है, लेकिन मेनली सेकेंडरी है। इसका मतलब लेटरल प्राइमरी ओरिजिन में भी है और सेकेंडरी ओरिजिन में भी है, तो दोनों ग्रोथ करा सकता है, लेकिन मेनली सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है? ये लाइन है मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई है। क्लियर बेटा? अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब नहीं, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। चलिए अब बात करते हैं यहां पर, इस लाइन को पढ़ना ढंग से।
नहीं, वो ग्रोथ करेगा बेटा। बोथ एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ। प्लांट जब स्टार्टिंग में ग्रोथ करता होता है, प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियो से सीड जर्मिनेट होता है, उस टाइम से प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाते हैं, प्राइमरी बॉडी बनाने का काम करता है। प्राइमरी बॉडी का मतलब है कि जहां तक उसके अंदर डायमीटर इंक्रीज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? चलिए, the meristem occur in mature region of root and shoot. Many plants, particular those are produced body axis, appear and later than primary meristem called the secondary meristem. इसके अंदर बोला गया है कि जैसे मान लीजिए हमने डाइकोट प्लांट को ग्रोथ करवाया, डाइकोट प्लांट स्टार्टिंग में, जैसे नीम ले लेते हैं, तो डाइकोट प्लांट स्टार्टिंग में ऐसा पतला सा होता है, ठीक है, ये अर्ली स्टेज है इसकी। इस अर्ली स्टेज के अंदर यहां पर हमें प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। अब लेटरल के अंदर इसका डायमीटर इंक्रीज होने लग जाता है, स्टेम उड़ी हो जाता है, स्टेम उड़ी स्टेम हो जाता है, स्टेम का डायमीटर लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पर लेटरल इसकी लाइफ जो स्टेज है उसके अंदर कौन सी ग्रोथ हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगी वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। लेकिन ये गलतफहमी मत पाल लेना कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब उसके अंदर प्राइमरी भी मिलते हैं और सेकेंडरी भी मिलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब देखिए, हम यहां पर वही बात पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी की हमने पहले पढ़ चुकी है। हमने बोला कि एपिकल पोर्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो मेरिस्मेटिक सेल्स होती है, लेकिन उसमें से कुछ मेरिस्मेटिक अलग स्ट्रक्चर बनाएगी, कुछ मेरिस्मेटिक सेल अलग स्ट्रक्चर बनाएगी। सभी एपिकल मेरिस्टेम एक ही तरह का स्ट्रक्चर, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, अलग अलग टाइप का बनाएगी। तो वहां पर कंपोजिशन है, मतलब अलग अलग टाइप की सेल प्रेजेंट है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो वहां पर हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप तो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। वैसे ही अलग अलग थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी गई, लेकिन हम यहाँ पर कुछ थ्योरी को हम देख रहे हैं। एनसीईआरटी से कम ही लेना देना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा और फिर हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे कि इसको कैसे कोरिलेटेड करेंगे। तो आराम से पढ़ना। इधर देखिए, अगर हम बात करें एपिकल पोर्शन की, तो एपिकल पोर्शन के अंदर बहुत सारी मेरिस्मेटिक सेल्स होती है जिसको एपिकल मेरिस्टेम बोला करते हैं। लेकिन अगर हम पूरी प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो हम स्टार्टिंग में बात करें एल्गी की, और एल्गी के साथ फंजाई भी ले लेते हैं। इसे प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है, लेकिन फंजाई ले लेते हैं। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एल्गी और फंजाई के अंदर जो होता है वहां पर एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता। वहां पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती है वो ऐसे इधर भी ग्रोथ कर सकती है, 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 क्योंकि इनको तो थैलस बॉडी बनानी है। क्या उनको ऐसी एपिकल ग्रोथ करवानी है या ऐसे ऐसे करना है भाई? तो उनके अंदर कोई एपिकल पोर्शन नहीं होता, थैलस बॉडी होती है एल्गी और फंजाई के। क्लियर बटन। अब बात करते हैं सम एल्गी की। सम एल्गी में आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की बात करें और ब्रायोफाइटा की बात करें और कुछ टेडोफाइटा, लोअर टेडोफाइटा की बात करें, तो हम वहां पर देखते हैं कि जो एपिकल पोर्शन तो होता है, लेकिन उस एपिकल पोर्शन में सिर्फ एक ही मेरिस्मेटिक सेल होती है, सिर्फ वन मेरिस्मेटिक सेल होती है, और वो भी पिरामिड शेप होती है। तो यहां पर वन मेरिस्मेटिक सेल होती है और वन मेरिस्मेटिक सेल ही एपिकल मेरिस्टेम बनाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम तो होता है किनमें? ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड सम टेरिडोफाइटा के अंदर, लेकिन वो कितनी सेल से बना होता है? एक सेल से। अब ये सेल डिवाइड करती है और टू सेल बनाती है, और एक सेल परमानेंट हो जाती है, एक सेल ऊपर की तरफ, फिर डिवाइड करती है, फिर एक सेल परमानेंट हो जाती है, फिर एक डिवाइड करती है, फिर एक परमानेंट, फिर एक आगे, जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हम हाई टेरिडोफाइट्स, फंड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो हम पढ़ ही रहे हैं, उनके अंदर अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो वहां पर एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो बहुत सारी मेरिस्मेटिक सेल से बना होता है, मैनी मेरिस्मेटिक सेल से मिलकर बना होता है, मैनी मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है। कौन? एपिकल पोर्शन। तो अगर हम बात करें इनकी फंड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें, तो वहां पर एपिकल पोर्शन जो होता है वो मैनी मेरिस्मेटिक सेल का बना होता है, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर बताया था?
तो हम बात किसकी कर रहे हैं? जिम्नो एंजियो की कर रहे हैं, हम तो जनरली एंजियो की कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि एपिकल पोर्शन मैनी सेल्स का बना हुआ होता है, लेकिन इस सेल के अंदर कौन कौन सा पोर्शन क्या क्या बनाने वाला है, उसके बेस पर उन्होंने एपिकल पोर्शन को डिवाइड किया। तो पहले साइंटिस्ट आते हैं हेस्टिन साइंटिस्ट, याद नहीं करना। हेस्टिन साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी वो एस्ट्रोजन थ्योरी थी। इन्होंने जो थ्योरी दी वो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताती है। अब एपिकल मेरिस्टेम सूट एपिकल भी हो सकता है और रूट एपिकल भी हो सकता है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी वो रूट एपिकल के लिए भी दी और सूट एपिकल के लिए भी दी, लेकिन बाद में पता चला अरे ये थ्योरी रूट एपिकल के लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन सूट एपिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दी तो इन्होंने दोनों के लिए, लेकिन वैलिड किसके लिए निकली है? रूट एपिकल या रूट अफेक्स के लिए। बात समझ में आए? ठीक है। तो अब यहां पर हम जो समझेंगे एस्ट्रोजन थ्योरी को, तो उसको समझने के लिए हम किसका डायग्राम बनाएंगे? सूट अफेक्स का या रूट, सूट अपेक्स का या रूट अपेक्स का, सूट एपिकल का या रूट एपिकल का। एस्ट्रोजन थ्योरी एस्टिन साइंटिस्ट ने जो दी उसको समझने के लिए किसका बनाएंगे? रूट अफेक्स का, क्योंकि उसके लिए ज्यादा वैलिड है। दी तो दोनों के लिए, लेकिन वैलिड किसके लिए? रूट अफेक्स के लिए। तो समझते हैं। मुझे देखिए, ये कोई प्लांट है, ये स्टेम है और ये इसकी रूट है। ठीक है। अब इस रूट का ये जो एपिकल पोर्शन है इसको हम लार्ज करके देख रहे हैं। ये पूरा पोर्शन, इसमें एपिकल पोर्शन भी आ गया भाई, समझ पा रहे हो? रूट कैप नहीं रहे, पूरा पोर्शन आ गया। क्लियर बनाया था ये। यहाँ पर तुम देखोगे तो बाहर की तरफ तुम्हें ये दिख रही है रूट केप। ठीक है, रूट केप है। रूट केप जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एपिकल पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन है। ये एपिकल पोर्शन है। इस एपिकल पोर्शन को जैसे रूट नीचे की तरफ जाएगी तो बैरियर से टकरा के खत्म हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्शन कर रही है कौन? रूट केप। रूट केप के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर गोल्जी बॉडी डिप्यूसोम ज्यादा मिलता है, तो म्यूसिलस का सिक्रेशन ज्यादा होता है। म्यूसिलस का सिक्रेशन ज्यादा होने से चिकनी रहती है, ताकि ये बैरियर को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके आराम से नीचे सोल की तरफ ग्रोथ कर ले। क्लियर है? प्रोटेक्शन करने का काम। क्लियर है? अब यहां पर देखिए ये रूट केप है और ये एपिकल पोर्शन है, ये पूरा का पूरा एपिकल पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन। ठीक है। अब इस एपिकल पोर्शन में कुछ और काम करेगा, कुछ अलग काम करेगा, कुछ अलग काम करेगा। इधर देखिए, हम जानते हैं पीछे की तरफ परमानेंट सेल बनाती जाएगी और इस परमानेंट सेल में बनता जाएगा पीछे की तरफ। अंदर की तरफ तो बनेगा सिलेंड्रिकल स्टील। स्टील जानते हो ना, स्टील। इस स्टील के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? बताओ रे भाई। इस स्टील के अंदर बता चुका हूं, पढ़ा करो रे भाई थोड़ा थोड़ा। इस स्टील के अंदर प्रेजेंट होगा, क्या क्या प्रेजेंट होगा? पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पित्त, पितरेज। क्या क्या प्रेजेंट होगा? हाँ बहुत बढ़िया। क्या क्या प्रेजेंट होगा? स्टील। स्टील कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, पूरा ऐसे जा रहा है, लेंथ में फैला हुआ है। क्या क्या होगा इसके अंदर? पित्त, पितरेज, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल। ये स्टील हो गया। अब जिसने स्टील बनाया है, जिसने स्टील बनाया है उसको हमने बोला पेलेरोम। वो एपिकल पोर्शन
एपिकल मेरिस्टेम की वो लेयर जिसने स्टिल बनाया है उसको हमने बोला प्लेरोम। हम जानते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट होता है यहां पर कोटेक्स। क्या स्टार्ट होता है? कोटेक्स। कोटेक्स भी परमानेंट सेल है जिसके अंदर क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस, लेकिन यहाँ रूट है तो हाइपोडर्मिस की बात नहीं करेंगे। जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस। ऐसा हाइपोडर्मिस भी आता है इसके अंदर, लेकिन रूट है तो हाइपोडर्मिस नहीं मिलती, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये जिसने बनाया वो है डर्मेटोजन, सॉरी डर्मेटोजन, पेरिप्लेम। सबसे बाहर की तरफ अगर तुम देखोगे, हाँ बिल्कुल एक ही है। देखिए ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड जो भी बनाया वो किसने बनाया? डर्मेटोजन ने बनाया। तो यहां पर एपिकल पोर्शन के कितने पार्ट हो गए? 3। डर्मेटोजन आउटर लेयर, आउटर मोस्ट बना रही है। पेरिब्लेम कोटेक्स बना रही है जिसके अंदर हाइपोडर्मिस जनरल सब लिखा है, लेकिन रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं मिलती क्योंकि हम तो रूट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन्होंने तो सबके लिए दिया था तो इन्होंने हाइपोडर्मिस लिखा। पेलेरोम इनर मोस्ट एस्ट्रोजन होता है जो स्टील बना रहा है। स्टोर के अंदर पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त और पित्तरेज आ रही है। ये बात सबको समझ में आए? क्लियर बताया था? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए इधर देखना ढंग से। ये वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ होता है जो स्टील बना रहा है, जो एपिकल पोर्शन का जो पार्ट होता है, ये तो रहा अपना प्लेरोम। उसके बाद का ये वाला रीजन जो कोटेक्स बना रहा है, ये हो गया अपना पेरिब्लेम। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट है जो डर्मेटोजन बना रहा है, सॉरी जो आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है, वो हो गया डर्मेटोजन। तो क्या क्या लेबलिंग हो गई अपने पास? ये तो हो गया पेलेरोम, ये हो गया कौन? पेरिब्लेम, दम से समझना बेटा, और ये हो गया डर्मेटोजन। ठीक है, और ये हो गए रूट के। तो यहां पर डर्मेटोजन एपिडर्मिस का काम बनाएगा और साथ में रूट केप को भी बनाएगा। तो डर्मेटोजन के 2 काम हो गए, एक तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस बनाना और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट है, रूट हेयर, ये सब बनाने का काम है। साथ में रूट केप को बनाने का काम भी कौन कर रहा है? डर्मेटोजन कर रहा है। पेरिब्लेम किसको बना रहा है बेटा? कोटेक्स को बना रहा है। पेलेरोम किसको बना रहा है? स्टील को बना रहा है। स्टील के अंदर जो भी आएगा उस सबको कौन बना रहा है? प्लेरोम बना रहा है। और रूट केप को बनाने का काम कौन कर रहा है? डर्मेटोजन। और एपिडर्मिस बनाने का काम भी कौन कर रहा है? डर्मेटोजन। रूट हेयर बनाने का काम भी कौन करेगा? डर्मेटोजन, क्योंकि रूट एपिडर्मिस का ही पार्ट है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक ठीक है। अब ये जो रूट का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये डाइकोट रूट का बनाया है। ये डाइकोट रूट का बनाया है। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये डाइकोट का बनाया है। किसका बनाया बेटा? डाइकोट का बनाया। क्लियर है? तो अब हम देखिए साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए और उन्होंने देखा कि अच्छा मोनोकोट की स्टडी करने पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। मोनोकोट की स्टडी करने पर, मोनोकोट रूट की स्टडी करने पर, आराम समझना, दिमाग मत लगाना ज्यादा। मोनोकोट, इन मोनोकोट, जो समझा रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। इन मोनोकोट, मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट के अंदर क्या हुआ कि जो एपिकल पोर्शन है, जो एपिकल पोर्शन है सबसे बाहर, यहां मान लीजिए डर्मेटोजन है। उसके बाद हमने पर्पल कलर से बनाया था, वही डाइकोट रूट के स्ट्रक्चर ले रहा हूं अभी। हमने बनाया था क्या? पेरिब्लेम, मेरे साथ बोलिए। फिर अंदर की तरफ हमने रेड कलर से बनाया था पेलेरोम। ये 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए थे। लेकिन यहां पर डर्मेटोजन के बाहर भी एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्लेप्टोजन। तो यहां पर कितने जोन मिल गए हैं? कितने मिल रहे हैं? 4। पहला कौन सा है? पेलेरोम। सेकंड कौन सा है? पेरिब्लेम। बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर पड़ा था, जोन है, स्टोजन। ठीक है। और लास्ट वाला जो बाहर की तरफ था डाइकोट के अंदर, उसका नाम था
डर्मेटोजोन, डर्मेटोजोन या डर्मेटोजन। और लेकिन यहां पर एक और जोन मिल रहा है जिसको हमने बोला है क्लेप्ट्रोजोन, क्लेप्ट्रोजन। ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। डाइकोट के अंदर तो 3 ही मिल रहे थे, लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर एक और मिल रहा है जिसका नाम है क्लेप्ट्रोजन। क्लियर है? हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो डर्मेटोजन है ये एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड चीज बनाता था, और जो ये कोटेक्स है, ये जो है ये कोटेक्स बनाता था, और ये जो है ये स्टिल बनाता था। क्लियर है? अब जो डर्मेटोजन था वो डाइकोट के अंदर रूट केप भी बनाता था, लेकिन अब रूट केप बनाने का काम कौन करेगा? क्लेप्ट्रोजन। तो सिर्फ एक काम कर रहा है कौन? क्लेप्ट्रोजन, रूट केप बनाने का। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब डर्मेटोजन का एक काम कम हो गया मोनोकोट के अंदर, क्या बनाना? रूट केप बनाना। रूट केप बनाने का काम अब किसको दे दिया गया? क्लेप्ट्रोजन को दे दिया गया। क्लियर है? लेकिन साइंटिस्ट यहीं नहीं रुके, इन्होंने देखा कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है मोनोकोट के अंदर, मेज के अंदर, क्लोज साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने देखा कि क्लेप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में इनको कुछ सेल्स दिखाई दी, कुछ सेल्स दिखाई दी जो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है, जी नोड के अंदर पड़ी हुई है, डिवाइड नहीं कर रही है, डीएनए, आरएनए और मेटाबॉलिज्म स्लो है। ऐसे रीजन को इन्होंने नाम दिया क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट स्टेज नहीं रहे, क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर की जो सेल्स थी उनके अंदर आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, इनका अमाउंट कम था। इनएक्टिव कंडीशन में सेल डिवाइड नहीं कर रही। क्लियर है? लेकिन साइंटिस्ट ने जब देखा कि उन्होंने देखा कि मान लीजिए अंदर की तरफ रूट जा रही है और क्लेप्ट्रोजन डैमेज हो गया है, रूट कैप अंदर की तरफ जा रही है और रूट कैप डैमेज हो गया है, रूट कैप डैमेज होते ही क्लेप्ट्रोजन भी डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में क्यूसेंट सेंटर जो सोया हुआ था वो जाग जाता है और नया क्लेप्ट्रोजन का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब जो रिकवरी, जो डैमेज हुआ है उसको रिकवरी करने का काम करने लग जाता है, सेल फटाफट डिवाइड करने लग जाता है। तो क्यूसेंट सेंटर वो दोस्त है, एपिकल रूट अपेक्स का वो दोस्त है जो अच्छे दिनों में सोया हुआ है, लेकिन बुरे दिन आते ही जाग जाता है, मेरे दोस्त पे खतरा आ गया है, अब मैं उसको बचाऊंगा। आ जाता है मेज के अंदर, बोला इन्होंने, क्लोज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये क्यूसेंट सेंटर जो होता है वो ऐसे अरेंज होता है, क्रिसेंट जानते हो, अर्धचंद्राकार। क्लियर है बेटा? ये कहानी खत्म। अब याद क्या करना है? इंपॉर्टेंट है क्यूसेंट सेंटर, इंपॉर्टेंट है डाइकोट के अंदर कितने जोन? 3, मोनोकोट के अंदर कितने? 4। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं है। अपने मॉड्यूल को पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि अगर हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट की बात करें, क्वेश्चन देना, दिमाग से आंसर देना बेटा, क्वेश्चन तुम्हें बोलूंगा, आंसर तुम्हें देना है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट की अगर हम बात करें तो हाइड्रो में कन्वर्ट हो जाती है। रूट पॉकेट का मतलब क्या है? वहां पर रूट के कन्वर्ट हो जाती है रूट पॉकेट के अंदर। रूट पॉकेट के अंदर एयर भरी हुई होती है, तो ऐसी रूट केप जिसके अंदर एयर भरी हुई हो उसको हम बोलते हैं रूट पॉकेट। अब बताइए एयर भरने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि बायोन्सी आई और ये पानी में आराम से तैर जाएगी। अरे बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? अपने मॉड्यूल में ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई प्लांट पेंडारस प्लांट है, वो बहुत पथरीली स्टोनी
अर्थ के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करता है तो उसको अंदर जाने के लिए क्या बताइए, कम बैरियर चाहिए, ज्यादा कम बैरियर मिलेंगे या ज्यादा बैरियर मिलेंगे? ज्यादा बैरियर मिलेंगे। ज्यादा बैरियर मिलेंगे तो उसको रूट के अच्छा वाला चाहिए, तो उसने वहां रूट के ऐसा रूट के हो जाता है। अरे बात समझ पा रहे हो? प्लांट है ये, क्लियर है? तो खत्म। डाइकोट के अंदर कितने स्ट्रोजन है? 3। आउटर स्ट्रोजन डर्मेटोजन। रूट केव का फॉर्मेशन डर्मेटोजन। मोनोकोट के अंदर कितने जोन? 4। आउटर कौन सा हो गया? क्लेप्टोजन। और रूट केव कौन बनाएगा? क्लेप्टोजन। ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल पोजीशन में होता है, इस बात को समझिए बेटा। रूट केव एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। रूट पॉकेट प्रेजेंट इन द पिस्टिया। पिस्टिया एक्वाटिक प्लांट है। पहली लाइन को पढ़िए, जो नोट की पहली लाइन है उसको रीड कीजिए और इंपॉर्टेंट लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफसेट। ठीक है। सब टर्मिनल का मतलब क्या होता है? तो बेटा देखिए, ये है सूट एपिकल या सूट अफेक्स, और यहाँ है एपिकल मेरिस्टेमेटिक पोजीशन। यहाँ पर देखिए ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है और इसको बोलेंगे रूट अफेक्स। सूट अफेक्स बिल्कुल एंड पर है, तो ये कैसा है? टर्मिनल। पेंडेरस मतलब प्लांट है बेटा, वो प्लांट का नाम है टर्मिनल। सूट अपेक्स क्या है? टर्मिनल। रूट अपेक्स क्या टर्मिनल है क्या? नहीं। टर्मिनल पर तो कौन है? रूट केप है। तो रूट केप के जस्ट पीछे है कौन? रूट अपेक्स। तो रूट अपेक्स रूट एपिकल मेरिस्टेम कैसा है? टर्मिनल या सब टर्मिनल? सब टर्मिनल। क्लियर है? क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर की बात करें, टर्म कौन बाइक्लोज नहीं करना यार, मैच में डिस्कवर किया, इनएक्टिव है, लेस एक्टिव है, डर्मेटोजन और क्लेप्टोजन के बीच में है। डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, डर्मेटोजन और क्लेप्टोजन के बीच में है। क्लियर है? और सेल कंटेन लेस अमाउंट डीएनए और आरएनए, प्रोटीन भी कमी होता है, लाइट साइटोप्लाज्म होता है, छोटा साइट कम साइटोप्लाज्म होता है, छोटा न्यूक्लियस होता है, क्रिस्टेंट सेंटर ऐसा। फंक्शन सर्व एज अ रिजर्व है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल ऑफ द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम डैमेज हो रहा है, मतलब क्लेप्टोजन डैमेज हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करने का काम कौन कर रहा है? क्यूसेंट सेंटर कर रहा है। बुरे दिनों में काम आता है, सच्चा दोस्त। नेक्स्ट आता है मेरिस्टेम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अब हमने देखो एस्ट्रोजन जो थ्योरी पढ़ी उसके अंदर हमने देखा कि ये दोनों के लिए दी गई, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल थी? रूट अफेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल थी। ठीक है। क्या क्वेश्चन आया यार, तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार। मॉड्यूल में ऐसा क्या क्यों लिखा है कि रूट केप इज फॉर्म्ड बाय कैलेप्ट्रोजन इफ डाइकोट एंड मोनोकोट इज नॉट गिवन? क्योंकि डाइकोट में तो डर्मेटोजन बनाता है। रूट केप इज फॉर्म्ड बाय कैलेप्ट्रोजन इफ डाइकोट एंड मोनोकोट नॉट गिवन। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? क्या पूछना चाहते हो कनक बेटा? क्रिसेंट शेप, लास्ट स्लाइड। क्रिसेंट शेप मतलब अर्धचंद्राकार, ऐसा ऐसा। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
चलिए, जो क्वेश्चन समझ में आया तो फोन करके पूछ सकते हो बेटा। आ जाइए इधर, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, स्मिथ। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की बात करें तो ये स्मिथ साइंटिस्ट ने दी, बहुत इजी थ्योरी है। देखिए ये जो है ये एप्लीकेबल है सूट अफेक्ट्स के लिए, क्योंकि हमने रूट अफेक्ट्स के लिए तो एप्लीकेबल एस्ट्रोजन पढ़ लिया, अब सूट अफेक्ट्स की दिक्कत आ रही है तो हमें सूट अफेक्ट्स का डायग्राम बनाएंगे। तो ढंग से सुनो बेटा, इधर देख लीजिए, जिनका डाउट रह जाए फोन करके एलन प्लस पे पूछ सकता है, क्योंकि हर डाउट यहाँ जरूरी नहीं क्लियर हो। मुझे बहुत सी बार समझ में नहीं आता डाउट क्या पूछ रहे हो, क्योंकि टाइपिंग करने में तुम्हें भी दिक्कत आती है। क्या बन रहा है भैया, इधर देखो, ये बन गया, समझ पा रहे हो? ये लीफ है, ये है सूट अफेक्ट्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर है सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ढंग से देखना, इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा लार्ज करके दिखा रहे हैं, तो ये हमसे ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। ये जो साइड में है ये लीफ निकलने वाली है, यहाँ से लीफ बनने वाली है। ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर लीफ बड़ी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर लीफ बड़ी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो आउटर एपिकल मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का जो आउटर पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो इनर पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का, उसको हम बोलते हैं कार्पस। ये दोनों पार्ट किसके हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम के, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। क्लियर? अब ढंग से सुनना बेटा, अगर हम ट्यूनिका की बात करें तो ट्यूनिका बनाती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से रिलेटेड, एपिडर्मिस से रिलेटेड क्या हो सकता है, स्ट्रोमेटा हो सकते हैं, क्यूटिकल हो सकती है, एपिडर्मिस से रिलेटेड स्टेम हेयर हो सकते हैं जिनको ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, और बचा कुचा इसके अलावा जो भी बच गया है उस सब काम कौन करेगा, कॉर्पस। एपिडर्मिस के अलावा क्या क्या बच गया है, हाइपोडर्मिस, मैं सीधा सा लिखता हूं, कॉर्टेक्स, स्टिल। तो मेनली पार्ट बनाने का काम कौन कर रहा है, कॉर्पस। ट्यूनिका तो सिर्फ एपिडर्मिस बना रही है, दोनों किसके पार्ट है, मेरिस्टेम के। कौन से मेरिस्टेम के, सूट एपिकल मेरिस्टेम के। क्लियर बेटा? अब एक बात दिमाग में बिठाए रखो कि एपिडर्मिस जनरली कुछ नहीं बोला जाए तो एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर, लेकिन कोटेक्स स्टिल ये तो बहुत मल्टी लेयर है भाई, ये तो पूरे प्लांट का लेयर ही बनाने का काम कर रहा है, मल्टी लेयर। क्लियर है? तो ट्यूनिका सिंगल लेयर बनाती है और कॉर्पस मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब सुनना ढंग से, अब थोड़ा सा दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला पॉइंट है, समझना बेटा इधर। देखिए ये सेल है, समझ पा रहे हो, ये सेल है, ऐसे समझ में आएगी, 3D में समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये सेल है, समझ पा रहे हो, ये ऐसे सेल ऐसे रखी हुई है, ये सेल ढंग से समझना बेटा, कोई आंखें नहीं टिम टिम पाएगा, बिल्कुल इधर देखेगा मेरी तरफ। ठीक है, दिमाग को कूल रखेगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी शांत रखेगा और इधर देखेगा, ऐसे समझ बेटा। ये सेल ऐसे रखी है ना, ऐसे ऐसे रखी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखी हुई है। अब इस सेल को ना ऐसे बहुत सारी ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी रखी हुई है, एक के बाद फिर एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे ऐसे रखी हुई है।
ठीक है, तो ये जो है ये सिंगल लेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर। एक ईंट से बनी हुई है, एक ब्रिक से बनी हुई है, मतलब इसकी थिकनेस कितनी ब्रिक की है? एक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेयर। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगल लेयर। जैसे एक दीवार बनानी है, वॉल बनानी है और एक ब्रिक की बना दे, और समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे करके मोटाई सिर्फ एक ईंट की हो, सिंगल लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सिंगल लेयर बोलेंगे। एक क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? क्लियर है ये? अब सुना ढंग से सुनना। अब ये है प्लेन। अभी तो देखो बेटा, ये प्लेन है, ये डिवीजन प्लेन है, डिवीजन होने वाला है, ऐसे डिवीजन हो रहा है, ऐसे डिवीजन हो रहा है, ऐसे डिवीजन होगा तो ये सेल डिवीजन होगा, तो एक सेल से कितनी सेल बनेगी? दो। डिवीजन कोई सा भी हो, ऐसा डिवीजन हो रहा है, तो एक सेल बाहर की तरफ और एक सेल अंदर की तरफ, डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ। एक सेल बाहर की तरफ और एक सेल अंदर की तरफ। अब बताइए, ऐसा डिवीजन हुआ है, ऐसा डिवीजन, तो पहले बताइए ये इसकी थिकनेस कितनी सेल की बनी हुई थी? जवाब चाहिए यार आलसियों। एक सेल की बनी हुई थी। ऐसा डिवीजन होने के बाद अब कितनी सेल की बनी हुई है थिकनेस? दो लेयर, दो। तो पहले ये सिंगल लेयर था, अब कैसा हो गया ये? मल्टी लेयर। बाई लेयर मतलब ऐसा डिवीजन होता जाएगा तो मल्टी लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ये वाला डिवीजन, इस डिवीजन को हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। अब सुनना ढंग से। बताइए ये कैसी है, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। कितनी सेल है? 1 2 3 4। अब इसमें डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, समझ पा रहे हो? बताइए डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, 1 सेल से कितनी सेल बनेगी? बोल दो। 2 बनेगी भाई। डिवीजन ऐसा हो या ऐसा हो, 1 से 2 ही बनेगी, लेकिन इसमें 2 बनने की फीलिंग आ रही है, बस फीलिंग का ही केस है। फीलिंग खत्म हो गए, बस काम खत्म। इधर देखिए, डिवीजन हो गया, तो बताइए 1 से 1 और 1 डेज, 2 और 2 डेज, 3 3 डेज, 4 4 डेज। तो बताइए अभी भी ऐसा डिवीजन होने से अभी भी सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल, लेकिन सेल का नंबर तो बड़ा है। ऐसे डिवीजन को हम बोलेंगे एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल। रुक जाओ, क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। अगर मुझे सिर्फ लंबाई बढ़ानी है, सिर्फ लेंथ बढ़ानी है, मोटाई नहीं बढ़ानी, लेयर का नंबर नहीं बढ़ाना, सिर्फ लेंथ का नंबर बढ़ाना, मोटाई नहीं बढ़ानी, लेयर नहीं बनानी, सिर्फ लेंथ बढ़ानी है,
कौन सा डिवीजन कर दूं मैं, कौन सा डिवीजन कर दूं मैं? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आगे मतलब समझ में, एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन कर। अगर मुझे लंबाई बढ़ानी है तो मैं कौन सा डिवीजन कर दूं? एंटीक्लाइनल। लेकिन अगर मुझे मोटाई बढ़ानी है तो पेरिक्लाइनल। अगर मुझे मोटाई और लेंथ दोनों बढ़ानी है तो दोनों कर दें। अच्छा, रुक जाओ, आंसर देना बंद, सभी का आंसर सही है, आंसर देना बंद, आंसर देना बंद। ट्यूनिका कार्पस हाइथीसिस जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ट्यूनिका एपिडर्मिस बनाती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, कॉर्पस कोर्टेक्स स्टिल बनाती है जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेंथ तो दोनों को ही बढ़ानी, तो ट्यूनिका के अंदर ओनली पेरिक्लाइनल, ओनली एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ओनली एंटीक्लाइनल डिवीजन। सिंगल लेयर रखनी भाई, सिंगल लेयर रखनी है, सिंगल लेयर रखनी है, हाँ, ठीक है। बताइए, कॉर्पस के अंदर क्या थिकनेस ही बढ़ानी है या लेंथ ही बढ़ानी है? दोनों बढ़ानी है, तो सभी डायरेक्शन में डिवीजन होते हैं, ऑल डायरेक्शनल डिवीजन। ऑल डायरेक्शनल डिवीजन का मतलब है पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल, खत्म कहानी। पेरिफेरल लेयर होती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, एपिडर्मिस बनाती है, एपिडर्मिस से रिलेटेड बनाती है। मास ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करती है, ट्यूनिका के नीचे होती है, डिवीजन ऑल डायरेक्शन में होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सब बनाती है। क्लियर है? ये बातें हो गई, सारी बातें हो गई। अब अपने मॉड्यूल में, अगर पुराना मॉड्यूल तुम्हारे पास होगा तो ये देखा होगा कि ट्यूनिका कभी कभी मल्टी लेयर भी हो सकती है, ट्यूनिका कभी 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 मल्टी लेयर भी हो सकती है। कहाँ गए भाई वो? ट्यूनिका मल्टी लेयर भी हो सकती है, ठीक है। इधर देखिए, ट्यूनिका कभी कभी मल्टी लेयर भी हो सकती है। कभी कभी उस केस में, उस केस में सिर्फ जो आउटर लेयर है वही एपिडर्मिस बनाएगी, सिंगल लेयर। बाकी की जो भी बच गई है आउटर लेयर को छोड़ के, वह सब कॉर्पस के साथ मिलके स्टिल स्टिल कोटेक्स का फॉर्मेशन करेगी। तो चाहे ट्यूनिका मल्टी लेयर हो या सिंगल लेयर हो, काम की तो एक ही होगी, एपिडर्मिस बनाने के लिए, आउटर। क्लियर है? कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब हमने एस्ट्रोजन भी पढ़ लिया है और ट्यूनिका कार्पस भी पढ़ लिया है, दोनों ही। देखिए बेटा, ट्यूनिका कभी कभी मल्टी लेयर हो सकती है, लेकिन उसमें से सिर्फ आउटर ही एपिडर्मिस बनाएगी, बाकी तो कार्पस के साथ मिल जाएगी। क्लियर है? अब ढंग से सुनना, अगर हम बात करें तो हमने एस्ट्रोजन भी पढ़ लिया, ट्यूनिका कार्पस एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। ट्यूनिका से इतना ही क्वेश्चन आएगा कि सूट एपिकल के लिए एप्लीकेबल है, ट्यूनिका कार्पस और दो होता है, खत्म, रटना मत। अब आता है साइटोस्टोलॉजिकल जोनेसन हाइपोथेसिस।
साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन हाइपोथेसिस, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ही ले चुके हैं हम। इधर देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी की, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये रहा एपिकल पोर्शन। जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो इस एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल पोर्शन होता है, उसको वेजिटेटिव अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव अपेक्स। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, वेजिटेटिव अपेक्स बोलते हैं। और यही वेजिटेटिव अपेक्स जो होता है, इसको दो रीजन में डिवाइड किया है। एक रीजन है ऊपर वाला रीजन, जो ऊपर वाला रीजन है उसको हमने बोला है स्मिड, और नीचे वाला जो रीजन है, जो साइड में लगा हुआ साइड वाला रीजन है, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जो साइड वाला रीजन है, ये साइड वाला रीजन, इनको हमने बोला है फ्लैंक्स। तो दो रीजन है, फ्लैंक्स और स्मिड। स्मिड और फ्लैंक्स दो रीजन है, ठीक है। वेजिटेटिव अपेक्स से वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो जो स्मिड होता है वो लेस एक्टिव होता है, और जो फ्लैंक्स होता है वो मोर एक्टिव होता है। तो जो डिवीजन होते हैं, जो सेल डिवीजन होते हैं, वो फ्लैंक्स में ज्यादा होते हैं और स्मिड में कम होते हैं, ठीक है। जो फ्लैंक्स वाला रीजन है ये ज्यादा एक्टिव होता है, और ये बार बार बनाता जाता है क्या? लीफ का फॉर्मेशन। लीफ जो बनती है, स्टार्टिंग से लीफ नहीं बनती, पहले बनती है लीफ प्राइमोर्डिया, और लीफ प्राइमोर्डिया से फॉर्म होती है क्या? लीफ, जब वेजिटेटिव अपेक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब ये वेजिटेटिव अपेक्स रिप्रोडक्टिव अपेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में पहली बात तो ये जो एपिकल पोर्शन है, इस एपिकल पोर्शन को अब हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव अफेक्ट्स नहीं, क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव अफेक्ट्स। उस केस के अंदर ये जो एपिकल पोर्शन है ये फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव अफेक्ट्स। और कैसा हो जाता है? ये फ्लैट हो जाता है। ये वाला रीजन कौन सा था? स्मिड, और ये वाला रीजन था फ्लैंक। अब यहां पर जो एपिकल पोर्शन कन्वर्ट हो चुका है रिप्रोडक्टिव पोर्शन के अंदर, तो अब यहां पर अपेंडिज बनेंगे, फ्लोरल अपेंडिज बनेंगे। तो स्मिड अब डिवीजन ज्यादा करने लग जाता है कंपेयर टू फ्लैंक्स के। स्मिड जो होता है वो बनाता है गाइनोसियम और एंड्रोसियम, और जो फ्लैंक्स बनाता है, मतलब हम लिख दें कि कार्पल और स्टेमन, और जो फ्लैंक्स है वो बनाता है पेटल और सेपल। बैठा, ऐसे करके पूरे के पूरा एक क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। क्लियर क्लियर है यहाँ तक? अब तुम ऐसे याद रख सकते हो, एस मतलब सेक्स, और सेक्स से रिलेटेड है सेक्स ऑर्गन, कार्पल और स्टेमन। तो फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का, तो हमें सेक्सुअल पार्ट बनाना पड़ेगा, तो हमें ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा किसको? स्मिड को, और इसका उल्टा कर देना। तो तुम्हें दोनों चीजें याद नहीं रखनी कि वेजिटेटिव में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव में क्या होता है। तुम्हें तो सिर्फ याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव अपेक्स के अंदर एस सेक्स, सेक्स ऑर्गन, फ्लावर, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, स्मिड ज्यादा एक्टिव करना है, खत्म। इसका उल्टा वहां ले जाना। तुम तो ये भी जानते हो कि वेजिटेटिव ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, तो इसको कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? एक तो लाइट होती है, फोटोपीरियोडिज्म,
और साथ में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। क्या ये देखा, ये अनदेखा या देखा? क्या देखा या अनदेखा? फ्लोरिजन अनदेखा अलबेला सा हार्मोन है कौन? फ्लोरिजन। बनता कहीं और है, घूमता कहीं और है। बनता कहीं और है और घूमता कहीं और है। बनता लीप में है, घूमता कहाँ है? सूट एपिकल में। क्लियर है? खत्म कहानी। ठीक है, लीप प्राइमोरिया बता दिया। अब एक पॉइंट है, इसको हम समझते हैं प्लास्टोक्रोन को। प्लास्टोक्रोन को हम समझते हैं। प्लास्टोक्रोन को समझते हैं। पहली बार इसकी डेफिनेशन समझिए, पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा। पढ़िए प्लास्टोक्रोन। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन इनिशिएशन टू सक्सेसिव लीप प्राइमोरिया। एक बार रीड कीजिए और रीड कीजिए। ठीक है, अब समझिए। प्लास्टोक्रोन, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहां से निकला लीप प्राइमोरिया। ये लीप प्राइमोरिया, ये एपिकल पोर्शन तो आगे जाके डिवाइड कर जाएगा और ये जो लीप प्राइमोरिया थी यहां पर बन जाएगा नोड, और ये लीप प्राइमोरिया धीरे धीरे बना लेगी क्या? लीप। फिर यहां पर नई लीप प्राइमोरिया निकलने लग जाएगी, फिर यह ग्रोथ करेगा और जो पुरानी लीप थी वो और मैच्योर हो जाएगी, और जो लीप प्राइमोरिया था वो बन गया। फिर और नई क्या बनेगी? लीप प्राइमोरिया। तो जिसको समझ में नहीं आया तो समझिए बेटा, लीप प्राइमोरिया क्या है। लीप प्राइमोरिया एपिकल पोर्शन लेटरल ग्रोथ करते हुए, आउटग्रोथ करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाता है जो आगे जाके लीप में कन्वर्ट होती है, और यह लीप का इमेच्योर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लीप प्राइमोरिया। तो देखिए, एक लीप प्राइमोरिया, फिर उसके बाद दूसरा लीप प्राइमोरिया निकला। पुराना वाला लीप प्राइमोरिया लीप में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा वाला लीप प्राइमोरिया अभी लीप प्राइमोरिया है। तो दोनों के निकलने का बीच का जो सक्सेसिव टाइम है, एक के बाद एक लीप प्राइमोरिया निकलने का जो टाइम इंटरवल है, लीप प्राइमोरिया के बीच जो टाइम गैप है, दो सक्सेसिव मान जानते हो ना, एक के बाद एक, लीप प्राइमोरिया के बीच का जो टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल को हमने बोला है प्लास्टोक्रोन। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो फिर एक बार और समझाता हूं, समझिए बेटा। लीप प्राइमोरिया वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके लीप का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि लीप प्राइमोरिया मतलब लीप डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगी। अरे लीप डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगी, लीप पहले इमेच्योर होगी, फिर धीरे धीरे डेवलप होगी। मेरे बात समझ पा रहे हो? तो लीप प्राइमोरिया से लीप बनी, फिर नई लीप प्राइमोरिया बनी, तो एक लीप प्राइमोरिया के बाद दूसरी लीप प्राइमोरिया के बीच का जो टाइम इंटरवल है वही प्लास्टोक्यूरोन है। एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे ऊपर गुस्सा मत खा लेना कि स्ट्रोजन हाइपोथेसिस भी नहीं है सर, और सर ये टाइमिंग का कार्पस भी नहीं है, और साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन हाइपोथेसिस भी नहीं है। आप क्यों पढ़ा रहे? भाई पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने जमाने में, तो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन जिसको याद करने की बिल्कुल इच्छा है, छोड़ देना, छोड़ देना। लेकिन पढ़ा दिया मैंने ईमानदारी से, बिल्कुल जबरदस्त समझा दिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एनसीईआरटी में एक करेक्शन दी है, उसकी भी बात हम करेंगे। ये डायग्राम जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम का है, रूट अपेक्स का है। ये रहा रूट केप, ये रूट केप है। रूट केप के जस्ट पीछे है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है,
तो बताइए रूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल या सब टर्मिनल? सब टर्मिनल। फार अवे या बिहाइंड ऑफ रूट केप? बिहाइंड ऑफ रूट केप। मोस्ट फार अवे या सिर्फ फार अवे? फार अवे। मोस्ट फार अवे कौन है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब सुनना ढंग से। एस्ट्रोजन, आप देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। पीछे की तरफ परमानेंट सेल बन रही है। परमानेंट सेल क्या क्या है? एपिडर्मिस है, सबसे बाहर वाले क्या है? एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स, फिर स्टिल। ये सब क्या है? परमानेंट सेल है। ये परमानेंट सेल किससे बनी होगी? मेरिस्मेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से ये बनी होगी। मेरिस्मेटिक सेल के डिफरेंशिएशन। मेरिस्मेटिक सेल किसकी मेरिस्मेटिक सेल? रूट एपिकल की मेरिस्टेम। अंदर वाला पोर्शन स्टिल बना रहा होगा जिसके अंदर पित्रेज वेस्कुलर बंडल पेरिसाइकल आता है। उसके बाहर वाला कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स एंडोडर्मिस बना होगा, बाहर एपिडर्मिस बना होगा। तो वो एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे बाहर होता है उसने यहाँ प्रोटोडर्म बोल दिया, तुम चाहो तो डर्मेटोजन बोल सकते हो, उसने बनाया एपिडर्मिस। क्या बनाया उसने? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद जिसके अंदर वाला जो है, ये अंदर वाला, इसने बनाया कोर्टेक्स। फिर और अंदर वाला जो है उसने बनाया स्टिल। ये बात समझ पा रहे हो? यहां पर इधर ऐसा ऐसा झुंड सा बना रखा है, ये बता रखी है सेल्स है, ऐसा खाली खाली नहीं है, सेल है, ये बहुत सारी सेल है। ठीक है, अब प्रोटोडर्म की जगह तुम डर्मेटोजन भी लिख सकते हो एस्ट्रोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखो सुना, इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल। इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल मतलब वो जो सेंट्रल सिलेंड्रिकल का इनिशिएशन कर रहा है। बताओ कौन सा मेरिस्मेटिक जोन बनाएगा ये एस्ट्रोजन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग? बताओ। सेंट्रल सिलेंड्रिकल मतलब स्टील, कौन सा जोन बनाएगा? पेलेरोम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, पेलेरोम बनाएगा। अब इधर देखिए, इधर देखिए, टाइपिंग करना बंद। इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ कोर्टेक्स। बताइए ये किस जोन की बात कर रहा होगा? एपिकल मेरिस्टेम के किस जोन की बात कर रहा होगा ये? पेरिब्लेम की, पेरिब्लेम की, पेरिब्लेम की। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखो एनसीईआरटी ने एस्ट्रोजन हाइपोथेसिस नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट डायग्राम में तो इंक्लूड कर दिया ना। इनडायरेक्ट डायग्राम में तो इंक्लूड कर दिया। चलिए अब रुक जाइए, यहां लिखा है इनिशिएशन ऑफ रूट केप। तो ये बताइए, ये बताइए, जब इन्होंने डर्मिटोजन को अलग लेबलिंग कर दी है तो इनिशिएशन ऑफ रूट केप अब यहां क्या जाएगा? क्लेप्ट्रोजन। क्योंकि ये मोनोकोट रूट का डायग्राम हो गया, इन्होंने अलग से लेबलिंग की है, तभी अपने मॉड्यूल में लिखा है कि अगर क्लेप्ट्रोजन ऑप्शन में है तो रूट केप क्लेप्ट्रोजन ही जाएगा, चाहे कुछ बोले या नहीं बोले। तो जो बार बार इस क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर अब टाइम आ गया है, सब टाइम आने पर बताया जाएगा। तो इनिशिएशन ऑफ रूट केप जब लिखा हो मतलब रूट केप का बनाने का जो काम है वो क्लेप्ट्रोजन ही करेगा, और ऑप्शन में क्लेप्ट्रोजन आ गया तो क्लेप्ट्रोजन ही जाएगा, चाहे डर्मेटोजन हो या नहीं। खत्म। ठीक है, किसका क्वेश्चन था वो बेटा? एक ईसा, ईसा का क्वेश्चन था, वो क्लियर हो बेटा? एक स्टूडेंट था जिसने बड़ी सी टाइपिंग की थी, आई थिंक यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब डायग्राम है सूट एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, कनक का क्वेश्चन था, ओके। सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब सूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम समझिए, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, बस तुम फीलिंग समझना। ये है स्टेम, ये नोड है, नोड से ये लीफ निकली,
ये वेस्ट अंदर की तरफ ये स्टील है, ये जाइलम फ्लोएम है, लीप में भी जा रहा है, आगे भी जाएगा, लीप में भी जाएगा और आगे भी जा रहा है। जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल। कितना समझ में आ रहा है? रूट से आ रहा है ये ना, कितना समझ में आया? ये जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ, ये जाइलम फ्लोएम है ना, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये इस लीप में भी सप्लाई करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ ब्रांच हो जाएगा, फिर आगे जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? ठीक है। ये यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है, ये यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है, ये क्या है? परमानेंट। परमानेंट है मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। ये एपिकल पोर्शन है। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, टाइपिंग करना बंद, इधर आ जाओ। ये एपिकल पोर्शन है, एपिकल मेरिस्टेम है यहाँ पर। यहां से धीरे धीरे लीप बनना स्टार्ट हो गई है, लीप प्राइमोडिया। ठीक है, लीप प्राइमोडिया बन रही है। अब क्या हुआ कि लीप प्राइमोडिया के बेस पर, लीप प्राइमोडिया के बेस पर बहुत सारी एपिकल मेरिस्टेम बच गई है और एक आउटग्रोथ बनाना स्टार्ट हुई है। तो इसी को आगे जाके यही आउटग्रोथ को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? इसी आउटग्रोथ को, ये रेड कलर दिख रहा है, इसी आउटग्रोथ को आगे जाके क्या बोलेंगे हम? बर्ड। कौन सी बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ढंग से सुनना बेटा, ये रेड कलर। तुम्हें क्या लग रहा है ये एक्सिलरी बर्ड किसका रिमेनिंग पार्ट है? ये एक्सिलरी बर्ड किसका रिमेनिंग पार्ट है? एपिकल मेरिस्टेम का। ये किसका रिमेनिंग पार्ट है? एपिकल मेरिस्टेम का। क्लियर? यही एक्सिलरी बर्ड आगे जाके या तो फ्लावर बना लेगी या स्टेम की ब्रांच बना लेगी। अब बिल्कुल अपना अपने को फोकस रखिए, इधर देखिए, ये वेस्कुलर बंडल जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अब ये लीप प्राइमोडिया के अंदर जा रहे हैं। क्या वो डायग्राम समझ में आ रहा है? गंदा है लेकिन समझ में आ रहा है। अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट तो पेंटर थोड़ी है अपन भाई, समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ। ज्यादा राइटिंग की बात मत करो, मुझे पता है तुम डॉक्टर बनने के बाद कैसे लिखने वाले हो। कलर पेन यूज नहीं करोगे पेशेंट की टेबलेट में, ऊपर लिखा है पैरासीटामोल ग्रीन कलर से, नीचे कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो धीरे धीरे लिख रहे हो एजिथ्रोमाइसिन। नहीं भाई, नहीं लिखोगे तुम। राइटिंग की तो बात तुम करो ही मत मुझसे, तुम्हारी कितनी अच्छी राइटिंग हो बिगड़ने वाली है। चलिए, एपिकल मेरिस्टेम और लीफ प्राइमोडिया और ये एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है? अब इस वाले पोर्शन को एनसीईआरटी ने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर ये निकली है, ये लीफ प्राइमोडिया है, ये लीफ बनाई आगे जाके और एपिकल मेरिस्टेम का प्रोटेक्शन भी कर रही है। ठीक है, अब डॉक्टर इतना गंदा क्यों लिखता है तुम्हें पता चल जाएगा क्यों गंदा लिखते हैं। भाई वो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट थोड़ी रहा है, वो साइंस का है, उसको पता लिखना है, टेबलेट आनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसे जमा जमा के लिखेगा, उससे क्या फायदा रहेगा? इधर देखिए, ये हो गया ले प्राइमोडिया, ये रहा यहाँ पर, और ये ले प्राइमोडिया, और इधर से ये आउटग्रोथ जो है, ये आउटग्रोथ जो है इसको हमने बोल दिया एक्सिलरी बर्ड। इधर से ये वेस्कुलर टिश्यू जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है लीप के अंदर, तो लीप बन गए नहीं आप।
और इधर भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी। क्या अब ये डायग्राम समझ में आया? क्या डायग्राम देख के लेबलिंग कर सकते हो? ठीक है, अब इधर देखिए बेटा। अब अपने मॉड्यूल की 2 लाइनें हैं, उनको समझते हैं हम। पहली लाइन, ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया, फर्स्ट एपिकल देन मार्जिनल। इधर देखिए, ये लीफ है, ये लीफ प्राइमोर्डिया है। अब ये लीफ प्राइमोर्डिया ही आगे जाके लीफ में कन्वर्ट होगी। सॉरी, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये लीफ प्राइमोर्डिया है। यही लीफ प्राइमोर्डिया आगे जाके कन्वर्ट होगी किसके अंदर? लीफ के अंदर। और यही लीफ आगे जाके एक मैच्योर लीफ बन जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर तुम इस लीफ प्राइमोर्डिया को देखोगे, तो इस लीफ प्राइमोर्डिया की जो लेंथ बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है लेंथ, लेंथ बढ़ रही है मतलब कैसी है? एपिकल ग्रोथ। फिर उसके बाद इसकी विड्थ बढ़ने लग गई है, तो कौन सी ग्रोथ है? मार्जिनल। क्लियर है? यहाँ पे खत्म। फर्स्ट एपिकल देन इन मार्जिनल। फंक्शन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सूट अपेक्स, सूट अपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और आगे जाके ये लीफ बनाता है। चलिए, ये बात मैं बता चुका हूं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। पीछे की तरफ कुछ सेल छूट गई है मेरिस्टेमेटिक, जो जाके आगे जाके इसी को हमने एक्सिलरी बड बोला है। Such bud are present in axil of leaves and capable growth for branch and the flower। मैंने बोल दिया है, तो ब्रांच बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये लास्ट लाइन पढ़ी है और डबल टिक लगाइए। एनसीईआरटी की लाइन है ये पूरा, ये पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का। बहुत स्लो पढ़े हैं भैया। चलिए, पढ़िए बेटा इसको। पढ़ लिया? समझ में आ गया? ठीक है, इधर देखिए बेटा। देखिए, रूट की बात करें तो हाँ ठीक है, टिप के आसपास है। रूट, अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो हाँ ठीक है, टिप के आसपास है, टिप में है। लेकिन अगर सूट एपिकल मेरिस्टेम से कंपेयर करें तो सूट एपिकल मेरिस्टेम तो सबसे दूर है भाई। समझ पा रहे? ये वही बात कर रहा है इनडायरेक्ट में, इंग्लिश को थोड़ा मॉडिफाई किया है इसने, कि रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल है और सूट एपिकल मेरिस्टेम मोस्ट डिस्टेंस, मोस्ट रीजन, मतलब टर्मिनल एंड। अरे बात समझ पा रहे हो? अरे अब क्लियर है? रूट एपिकल मेरिस्टेम यहां से टिप, ठीक है, टिप में है लेकिन मोस्ट डिस्टेंस नहीं है। लेकिन सूट एपिकल मेरिस्टेम टिप में है लेकिन मोस्ट डिस्टेंस है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, टर्मिनल है। अब स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पहले बता चुके हैं, डिवीजन की पावर खो देते हैं। ये जो डीपर, अरे यार तुम, नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया यार? थोड़ा दिमाग तो तेज करो यार। इधर देखो,
ये बात तो मैंने पहले बता दिया, तो मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो आ चुका है, हमने पहले बता चुका। ये भाई रूट केप है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये भी टिप में है और ये भी टिप में। सूट एपिकल मेरिस्टेम भी टिप में है, रूट एपिकल मेरिस्टेम भी टिप में। मोस्ट डिस्टेंस एनसीईआरटी कवर्ड ऑक्यूपाई मोस्ट डिस्टेंस मोस्ट रीजन, सबसे ज्यादा टर्मिनल एंड पर, दोनों टिप पर, लेकिन ज्यादा टर्मिनल पर कौन है? दोनों टिप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट डिस्टेंस टिप को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। भाई जिसको समझ में नहीं आया था अब आ गया क्या? चलिए अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। अरे भाई टिप में दोनों है, लेकिन मोस्ट डिस्टेंस कौन है यार? तुम क्या यार, सिर फोड़ लूं। रूट एपिकल भी तो टिप में आ, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ बेटा दोनों ही टिप में है, दोनों ही टिप में है, लेकिन टिप में भी मोस्ट टिप में कौन है? अरे मैं ऊपर चढ़ गया, समझ पा रहे हो? हाँ, इधर देखिए भाई, डिस्टेंट मोस्ट रीजन, मुझे बता दो ज्यादा टिप पर कौन है? टर्मिनल एंड पर मोस्ट डिस्टेंस। अरे तुम हिमालय पे चढ़ गए, लेकिन मैं हिमालय की चोटी के सबसे ऊपर खड़े हो और तुम हिमालय की चोटी से थोड़ा सा नीचे खड़े हुए हो, तो मोस्ट डिस्टेंट कौन हुआ? डिस्टेंस मोस्ट रीजन कौन हुआ, मैं या तुम? खत्म। अरे भाई इसमें रूट केप कहां से आ गई इसमें? सूट में क्या, सूट एपिक, सूट एपिकल के लिए लिखा है डिस्टेंस रीजन और स्टेम एक्सिस, क्या स्टेम में रूट केप मिलेगी क्या? कौन है भाई? अंशिका। अरे अंशिका बेटा, सर डिस्टेंस रूट केप से बात कर रहा है, क्यों बात करेगा वो? ये तो सूट एपिकल के लिए यूज हुआ है बेटा, बच्चे की जान लोगे क्या? डिस्टेंस रूट केप के लिए थोड़ी बात हुई है। ठीक है, चलिए। अरे ये लाइन रूट के लिए है और नीचे वाली लाइन सूट के लिए। हाँ, ज्यादा दूर, बिल्कुल सही। चलिए, परमानेंट सेल, परमानेंट सेल की बात करें तो ड्यूजन करना बंद कर देती है। अब ये जो ड्यूजन करने की कैपेबिलिटी खत्म हुई है, या परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब ये है, सेल ड्यूजन में पढ़ा चुका हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ मत लेना। नहीं तो इधर देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं G1 S और G2 थोड़ा कम बन गया है, पेज इंटरफेस को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और S और G2 G1 में चल से G नोट में निकल जाए, सस्पेंडेड एग्जिट और टर्मिनेशन ऑफ G1 G नोट में चली जाए, इन्हीं सेल को हम परमानेंट सेल बोलते हैं। ये परमानेंट सेल वापिस G1 के अंदर एंटर भी कर सकती है, तो ये परमानेंट भी बाहर निकल सकती है और टेम्परेरी भी निकल सकती है। पर टेम्परेरी है कि एक बार परमानेंट बन गई तो वो वापस मेरिस्मेटिक नहीं बनेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक बार परमानेंट बन गई तो वापस मेरिस्मेटिक भी हो सकती है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं और डी डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर तीन आएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसके अंदर
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल आते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आता है जिसके अंदर हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं। पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर देखिए एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे पेरेन्काइमा तो एक ही टाइप की सेल होगी, कोलेनकाइमा वन टाइप की सेल होगी, स्किलेनकाइमा वन टाइप की सेल होगी। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो वन टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको होमोजीनस बोलते हैं, वन टाइप की सेल से मिलकर बने। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो तुम अच्छी तरह से जानते हो, जाइलम के अंदर ट्रैकिट्स भी होती है, पेरेन्काइमा भी होता है, तो पेरेन्काइमा अलग, ट्रैकिट्स अलग, समझ पा रहे हो, और फाइबर्स भी होते हैं। तो मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हेट्रोजीनस होता है, सिंपल परमानेंट होमोजीनस होता है। अब सिंपल परमानेंट में सबसे पहले हम ले रहे हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वर्ड जो ग्रीव साइंटिस्ट ने दिया, याद करने की जरूरत नहीं, नीमा ग्रीव है, अपने मॉडल में दे रखा है, याद करना भाई, नीमा ग्रीव, फादर वादर जो भी है, ठीक है, कार्ल नागेली। तो पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यू आया वो पेरेन्काइमा था, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि सबसे पहले जो टिश्यू मिला हमें परमानेंट वो ब्रायोफाइटा से स्टार्ट हुआ। तो ब्रायोफाइटा में मिलने वाला सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यू था वो पेरेन्काइमा था। पेरेन्काइमा सबसे पुराना है और हर प्लांट के अंदर मिलेगा। जिन भी प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू होगा उन प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यूनिवर्सल पेरेन्काइमा, यूनिवर्सल परमानेंट टिश्यू है कौन सा? पेरेन्काइमा। मेनली बॉडी का मेनली पार्ट बनाने का काम, मेनली बॉडी का पार्ट बनाने का काम पेरेन्काइमा ही करता है, इसलिए इसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोला गया है। क्लियर है यहाँ पे? पेरेन्काइमा की बात करें तो देखिए पेरेन्काइमा परमानेंट सेल है, डिफरेंशिएट है, फंक्शनलाइज्ड है। पेरेन्काइमा के अंदर वैक्यूल लार्ज हो जाती है, क्लियर है। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलोज की बनी होती है। इसके अंदर सेलोज, हेमिसेलोज, पैक्टिन हो सकता है, लेकिन मेनली सेलोज होगा, सेलोज प्लस पैक्टिन ज्यादा होगा, ठीक है। हेमिसेलोज भी होगा लेकिन सेलोज और पैक्टिन ज्यादा होगा। इसके अंदर अभी कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनी है, हाँ थोड़ा सा डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनी है। सेल इनलार्ज हो चुकी है, वैक्यूल बढ़ चुकी है, क्लियर है। इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है। वैक्यूल लार्ज होती है, वैक्यूल लार्ज होती है इसलिए इसको फूड स्टोरेज के लिए काम लिया जाता है, किसको? परमानेंट सेल पेरेन्काइमा को। तो पेरेन्काइमा का मेन काम जो है वो फूड स्टोरेज करना है। हाँ ये और काम भी कर सकती है लेकिन मेन काम है फूड स्टोरेज करना, क्लियर है। फर्स्ट इवॉल्व, सबसे पहले परमानेंट सेल बनी। प्रीमेटिव टाइप का है क्योंकि ब्रायोफाइटा से स्टार्ट है। फंडामेंटल टिश्यू है क्योंकि मेनली प्लांट का पार्ट यही बनाने वाला है। यूनिवर्सल टिश्यू है, जो भी परमानेंट टिश्यू मिलेगा वहां ये पेरेन्काइमा मिलेगा। दिस फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन, मेनली प्लांट के अंदर मेन जो चीजें बनाने का काम पेरेन्काइमा करता है। पेरेन्काइमा कैरेक्टरिस्टिक ये पैक्टोसेल्यूलोज की होती है, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की होती है, लेकिन ये सेल्यूलोज ज्यादा होता है। क्लोजली पैक्ड होती है लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस मिल सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। पेरेन्काइमा का शेप डिफरेंट टाइप का होता है, सिर्फ हमें को याद रखना है कि आइसोडायमेट्रिक होता है। ये याद नहीं रखना स्फेरिकल, रट नहीं मतलब देना भाई, मेन पॉइंट मतलब जो फंक्शन है, ठीक। ये कोटेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी मेसोफिल्म के अंदर मिलती है और इसके अलावा भी बहुत कुछ भी मिलती है। तो तुम देख पा रहे हो कि मेनली प्लांट का पार्ट बनाने का काम कौन कर रहा है? पेरेन्काइमा। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुमने एक पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा ना? वापस रिपीट कर देता हूं मैं। तूने पढ़ा एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड आएंगे, जैसे स्टोमेटा, रूट हेयर आ जाएंगे, रूट है तो क्यूटिकल, इसी कैसे आएंगे। दूसरा हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, याद नहीं करना ये। थर्ड हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम,
वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल आते हैं और वेस्कुलर बंडल के अंदर आता है जाइलम और वेस्कुलर बंडल के अंदर आता है कौन? जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। मुझे बताइए एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम के बाद जो भी बच गया है वो सब किसके अंदर आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। कौन कौन? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ रेज, जिनको मेडुलरी रेज भी बोलते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखिए तुम हाइपोडर्मिस भी पेरेन्काइमा की बनी हो सकती है, जनरल कोर्टेक्स भी बना हो सकता है, एंडोडर्मिस भी बनी हो सकती है, पिथ और पिथ रेज तो बनी होती है पेरेन्काइमा। तो मेनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाने का काम कौन कर रहा है? पेरेन्काइमा। क्लियर है? बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की। पल्प ऑफ फ्रूट किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का बना होता है पल्प। जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए पल्प किसका बना हो, जो जिसको खाता है, जैसे मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो के अंदर जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? पेरेन्काइमा, जिसके अंदर फूड स्टोरेज उसको हम खा रहे हैं। तो पल्प को जो खा रहे हैं मतलब फ्रूट का जो हम मेनली जो खाते हैं वो पेरेन्काइमा। जैसे एप्पल खा रहे हैं तो थैलेमस है, थैलेमस के अंदर कौन किस सेल से बना हुआ है? पेरेन्काइमा से बना हुआ। क्लियर बेटा? चलिए फंक्शन की बात करें तो मेनली स्टोरेज है, मेन फंक्शन इसका स्टोरेज है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, सिक्रेशन भी कर सकता है और कभी कभी ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर सकता है। तो ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल जो स्टोरेज करती है उस सेल को हम बोलते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स। तो इडियोब्लास्ट सेल एक कौन सी सेल है? पेरेन्काइमेटस सेल है। कौन सी सेल है? पेरेन्काइमेटस सेल। तो करने में तो बहुत कुछ करती है लेकिन मेन काम है इसका क्या? स्टोरेज करना। मॉडिफिकेशन कल पढ़ेंगे।